वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग नाभिक की चर्चा कर रहे हैं और उसमें आज हमारा टॉपिक होगा नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। जब दो अथवा अधिक हल्के नाभिक बहुत उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होते हैं तो वो एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। यानी नाभिकीय संलयन क्या है? हल्के दो अथवा दो से अधिक हल्के नाभिकों का उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे 1H2 प्लस 1H2 यानी हाइड्रोजन के दो समस्थानिक मिलकर 1H3 प्लस 1H1 प्रोटियम और ट्राइटियम बनाते हैं और इससे 4 MeV ऊर्जा प्राप्त 4 MeV ऊर्जा यहाँ से प्राप्त होती है। इसी प्रकार ट्राइटियम फिर एक ड्यूट्रॉन से संलयित होता है, यानी 1H3 प्लस 1H2 संलयित होगा तो 2He4 बनेगा। 2He4 प्लस 0N1 प्लस 17.6 MeV। तो इस प्रकार से प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ये समस्थानिक परस्पर संयुक्त होकर हीलियम का एक नाभिक बनाते हैं और एक न्यूट्रॉन प्राप्त होता है और इस प्रकार से इस क्रिया में पूरा 21.6 MeV ऊर्जा मुक्त होगी। यानी ड्यूट्रॉन संलयित होकर जब हम जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। इस प्रकार से ये ड्यूट्रॉन संलयित होकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्ति होती है और 21.6 MeV ऊर्जा जो मुक्त होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से दो अथवा दो से अधिक हल्के नाभिकों का संलयित होकर एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब एक बहुत बड़ी समस्या है कि नाभिकीय संलयन में कठिनाई बहुत होती है। कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत उच्च ताप पर होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया है। संलयित होने वाले नाभिक जब एक दूसरे के बहुत निकट आने लगते हैं तो उनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बढ़ता है और वैद्युत प्रतिकर्षण के विरुद्ध संलयित होने के लिए उनको बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इतनी अधिक ऊर्जा बहुत उच्च ताप और उच्च दाब पर उत्पन्न होती है। कितना उच्च ताप? 10⁸ केल्विन ताप होना चाहिए। तो इतना उच्च ताप और दाब जो है वो पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, केवल सूर्य पर उपलब्ध है। इसीलिए सूर्य पर ही नाभिकीय संलयन की क्रिया संभव है। यानी नाभिकीय संलयन केवल सूर्य पर संभव है और उच्च ताप पर होने के कारण इसको हम ताप नाभिकीय क्रिया भी कहते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को ताप नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। अब जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन है उसमें मुख्य अंतर है। नाभिकीय विखंडन में भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी करके दो अथवा दो से अधिक हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, जबकि जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान क्षति के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जो द्रव्यमान क्षति होती है वही ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, जबकि जो नाभिकीय संलयन है उसमें दो अथवा दो से अधिक हल्के नाभिक संलयित होकर भारी नाभिक बनाते हैं और जो द्रव्यमान की क्षति होती है वो ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। ये प्रक्रिया अत्यंत उच्च ताप और दाब पर होती है और मुक्त ऊर्जा जो है वो अनियंत्रित होती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। और हाइड्रोजन बम इसी क्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर ही हाइड्रोजन बम आधारित है। संलयन बम भी इसको कहा जाता है। हाइड्रोजन बम को हम किसी भी आकार का बना सकते हैं। इसके भीतर एक परमाणु बम रखा। परमाणु बम चूँकि एक निश्चित आकार से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें 2 टुकड़े होते हैं। जब हम चाबी को खींचते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा, रिमोट कंट्रोल के द्वारा, तो वो दोनों टुकड़े एक दूसरे में मिल जाते हैं और क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक द्रव्यमान हो जाने के कारण संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। लेकिन विखंडन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अनियंत्रित श्रृंखला क्रिया प्रारंभ होती है और ऊर्जा की उत्पत्ति होने के कारण बहुत विशाल मात्रा में हानि होती है। लेकिन जो हाइड्रोजन बम है
उसको हम किसी भी आकार का दे सकते हैं। परमाणु बम को किसी भी आकार का नहीं रख सकते हैं। हाइड्रोजन बम को किसी भी आकार का रखा जा सकता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बम है उसके भीतर एक परमाणु बम होता है। और चूंकि संलयन की क्रिया पर आधारित है, संलयन की क्रिया के लिए बहुत उच्च ताप और दाब की आवश्यकता होती है। तो जब हमको हाइड्रोजन बम का ब्लास्ट करना होता है तो उसके पहले एक परमाणु बम जो उसके भीतर रखा होता है उसका ब्लास्ट करते हैं। जब परमाणु बम का ब्लास्ट होता है तो संलयन की यानी संलयन के लिए जो ताप है, दाब है, वो उत्पन्न हो जाता है और लिथियम हाइड्राइड का घेरा जो परमाणु बम के चारों ओर है वो संलयित होने लगता है। संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और हाइड्रोजन बम के विनाश से बहुत भारी मात्रा में जन धन की हानि होती है। यानी हाइड्रोजन बम परमाणु बम की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी है। यह एक अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसका उपयोग केवल विध्वंसकारी हो सकता है। इसको हम किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अभी तक इसके नियंत्रण की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। यानी हाइड्रोजन बम अपेक्षाकृत बहुत अधिक विनाशकारी है। सौर ऊर्जा और इसके स्रोत, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, सौर ऊर्जा और इसके स्रोत। जो सूर्य है वो ऊर्जा का सबसे विशालतम स्रोत है। सूर्य लगातार प्रकाश और ऊष्मा के रूप में बहुत उच्च दर से ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहा है और इसके संबंध में कैसे ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसके संबंध में तमाम वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। हेल्महोल्ट्ज का जो मत है, उन्होंने सूर्य की ऊर्जा का एक संभावित कारण बताया कि सूर्य लगातार सिकुड़ रहा है जिससे इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लगातार ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रही है। किंतु एक गणना की गई और उस गणना से ज्ञात हुआ कि सूर्य के संकुचन के कारण जो उत्पन्न ऊष्मा है या ऊर्जा है वो उत्सर्जित ऊर्जा का केवल 1% हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। तो इस प्रकार से इतनी अधिक दर से ऊर्जा का उत्सर्जन का कारण ये नहीं हो सकता। बाद में और रिसर्च किए गए और उन रिसर्च के फलस्वरूप ये रिजल्ट आया कि सूर्य की अपार ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। हेल्महोल्ट्ज का वो कथन गलत है, यानी नाभिकीय संलयन ही ऊर्जा का स्रोत है। अब सूर्य का जो द्रव्यमान है वो उसका अधिकांश भाग लगभग 90% भाग हाइड्रोजन और हीलियम है, यानी हल्के तत्व हैं, और शेष 10% में अन्य तत्व हैं, उनमें से भी अधिकांश हल्के तत्व हैं। यानी सूर्य के बाहरी पृष्ठ का जो ताप है वो बहुत ज़्यादा है, 6900 केल्विन, 6900 केल्विन। भीतरी भाग का ताप 2 × 10⁷ केल्विन। तो इतना उच्च ताप है। इस उच्च ताप के कारण सभी तत्व के परमाणु के बाहरी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वो नाभिकीय अवस्था में रहते हैं। इसलिए नाभिकीय अवस्था में होने के कारण इनके नाभिक का वेग इतना अधिक होता है कि परस्पर टकराते रहते हैं और जब टकराते हैं तो संलयन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से संलयित होकर हीलियम बनाते हैं। 4 प्रोटॉन मिलकर, यानी 4 हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं वो मिलकर हीलियम का नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इस संबंध में 2 साइकिल हैं, कार्बन साइकिल और प्रोटॉन साइकिल। तो कार्बन साइकिल की बात करते हैं। तो सौर ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो नाभिकीय संलयन की क्रिया ही सौर ऊर्जा का स्रोत है और उसमें जो संभावना है वो कार्बन साइकिल की बात की गई कि बैथे एक वैज्ञानिक हुए, अमेरिकी वैज्ञानिक बैठे हुए, उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि सूर्य में 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और ये जो क्रिया है वो सीधे नहीं होती है। ये संलयन की क्रिया सीधे ना होकर बल्कि कई ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं की एक साइकिल के रूप में होती है। इसे ही कार्बन साइकिल या कार्बन चक्र कहा गया और इसमें निम्नलिखित 6 अभिक्रियाएं होती हैं। एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक प्रोटियम 6C12 से मिलकर 7N13 बनता है, ऊर्जा मुक्त होती है। 7N13 6C13 में कन्वर्ट होता है। एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलता है, हमने बताया पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो निकलेगा। फिर 6C13 जो बना वो फिर एक प्रोटियम से संलयित होकर 7N14 और ऊर्जा मुक्त होती है। 7N14 फिर प्रोटियम से मुक्त होकर संलयित होकर 8O15 बनाता है, प्लस ऊर्जा मुक्त होती है। 8O15 7N15 और +1 बीटा 0 में यानी पॉजिट्रॉन में बदलता है और न्यूट्रिनो प्राप्त होता है। और ये 7N15 फिर से एक 1H1 से संयोग करके संलयित होकर 6C12 और हीलियम का एक नाभिक बनाता है। इनको अगर हम जोड़ते हैं
तो ये 6C12 यहाँ 6C12 से कट जाएगा, 7N13, 6C13, 7N14, 8O15, 7N15 ये कट जाएंगे। आपके पास 1H1 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 यानी 4 हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम 4 मिलेंगे और यहाँ आपके पास केवल 2He4 बचा और 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रिनो बचे। इसके साथ ऊर्जा मुक्त होती है। यानी ये जो नाभिकीय संलयन की क्रिया है जो सूर्य पर होती है ये सीधे ना होकर इन अभिक्रियाओं के द्वारा होती है। इस प्रकार पूरी कार्बन साइकिल में 4 हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इसके साथ साथ 2 पॉजिट्रॉन और 24.7 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। 24.7 MeV ऊर्जा प्राप्त होती है। 6C12 का जो नाभिक है जो साइकिल को प्रारंभ करता है वो अंत में फिर से हमको साइकिल में प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार से दोनों 2 उत्सर्जित पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से विनाशित होकर लगभग 2 MeV ऊर्जा और उत्पन्न करते हैं। ये जो पॉजिट्रॉन हैं वो 2 पॉजिट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से विनाशित होंगे और इस प्रकार से हमको 24.7 पहले से और 2 MeV ये यानी 26.7 MeV ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तो सूर्य के 1 ग्राम द्रव्यमान से बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि 1 ग्राम में 2 × 10⁻23 प्रोटॉन लगभग होते हैं और यहाँ हमको 4 प्रोटॉन की जरूरत है। 4 प्रोटॉन से 26.7 MeV ऊर्जा उत्पन्न हुई और 1 ग्राम सूर्य के द्रव्यमान में लगभग 2 × 10⁻23 प्रोटॉन होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ऊर्जा की मात्रा कितनी अधिक है। यहीं पर एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की कल्पना की गई। जो नए नाभिकीय आंकड़े हैं उनके आधार पर अब यह विश्वास किया जाता है कि सूर्य में कार्बन साइकिल की अपेक्षा एक अन्य साइकिल की अधिक संभावना है जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको अन्य तत्वों की अभी आवश्यकता है जबकि यहाँ पर हमको अन्य तत्वों की आवश्यकता नहीं है, केवल हाइड्रोजन की जरूरत है। 1H1 प्लस 1H1 से 1H2 प्लस 1 बीटा 0 और प्लस न्यूट्रिनो। इसी प्रकार से 1H1 प्लस 1H3 2He3 प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है और 2He3 प्लस 2He3 मिलकर 2He4 प्लस 1H1 प्लस 1H1 बनता है। जो पहले दोनों समीकरण है वो 2-2 बार कराए जाएं। गुणे 2 हमने लिखा है और ये तीसरा समीकरण केवल एक बार किया जाए तो जो रिजल्ट मिलता है इनको जोड़ने पर यही रिजल्ट हमको मिलता है। और इस प्रकार से यह स्पष्ट हुआ कि जो परिणाम है वो कार्बन साइकिल और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का एक ही है। तो इस तरीके से जो कार्बन साइकिल की अपेक्षा प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल की अधिक संभावना है और जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको 1 ग्राम सूर्य के द्रव्यमान की क्षति से बहुत अपार मात्रा में ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, लगभग 26.7 MeV। आप ध्यान रखेंगे 26.7 MeV ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। ऊर्जा की इतनी विशाल मात्रा प्राप्त होगी। तारों में भी ऊर्जा का स्रोत वही है जो सूर्य में है क्योंकि वहाँ भी ताप बहुत अधिक है और प्रोटॉन प्रोटॉन की अधिक संभावना है। किंतु अनेक तारों में जिनका ताप सूर्य से कम है जैसे साइरियस में कार्बन साइकिल की अधिक संभावना है। कुछ तारे ऐसे हैं जिनका ताप अपेक्षाकृत सूर्य से बहुत कम है, इसलिए हमको वहाँ पर कार्बन साइकिल की अधिक संभावना है। ये टॉपिक आपका इसी के साथ खत्म होता है नाभिक। और इससे आपका जो सवाल है वो छोटे छोटे सवाल ज़्यादा बनते हैं। युग्म उत्पादन के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, युग्म विनाश के लिए या युग्म विनाश में क्या होता है, अगर 1.02 MeV से अधिक ऊर्जा है गामा प्रोटॉन की तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, इस तरीके के सवाल बनते हैं। आप क्वेश्चन को देखकर तैयार करें। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक कौन है, तो भारी जल एक अच्छा मंदक है, ग्रेफाइट अच्छा मंदक है, या सौर ऊर्जा के स्रोत कार्बन चक्र और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी पूछा गया है। तो इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, आप पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो सकते हैं। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पूछ ली जाती है। हमने आपको बताया है कि अगर हम द्रव्यमान क्षति को किलोग्राम में निकालते हैं, हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान किलोग्राम में दिया है तो द्रव्यमान क्षति हमको किलोग्राम में प्राप्त होगी। तो उस किलोग्राम को हम डेल्टा E बराबर mc² से जूल में बदल लेंगे, यानी c² से गुणा करेंगे तो हमको जूल में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी और उसको 1.6 × 10⁻⁻13 से भाग दे देंगे तो हमको ऊर्जा MeV में प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास जो द्रव्यमान है मूल कणों के वो AMU में दिए हुए हैं तो उनको हम
सीधे द्रव्यमान क्षति जो हमको निकलेगा, यानी न्यूक्लियस का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, ये हमको कुल द्रव्यमान क्षति AMU में प्राप्त होगा। और 1 AMU 931 MeV के तुल्य होता है, तो 931 से गुणा करने पर हमको तुल्य ऊर्जा MeV में प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप द्रव्यमान क्षति से ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पूछ लिया जाता है, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जब हम ज्ञात करते हैं तो जो न्यूक्लियंस की संख्या है उनसे भाग देने पर हमको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब हुआ न्यूक्लियंस की संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो हमको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बात हुई बंधन ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चंस की। कभी कभी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नहीं दिया होता है, परमाणु का द्रव्यमान दिया होता है। तो परमाणु का मतलब हुआ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबका कुल द्रव्यमान दिया है। तो ऐसी स्थिति में जितने इलेक्ट्रॉन उसमें हैं उन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को घटा देते हैं तो हमको नाभिक का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। न्यूक्लियस का द्रव्यमान हम पता कर सकते हैं, प्रोटॉन धन इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान नहीं दिया है, परमाणु का द्रव्यमान दिया है, तो आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उसमें से घटा दिया और इस प्रकार से आप नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। न्यूक्लियस के द्रव्यमान में से नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान को घटा देंगे तो हमको द्रव्यमान क्षति मिल जाएगी। द्रव्यमान क्षति को उसी प्रकार से अगर किलोग्राम में दिया है तो c² से गुणा करेंगे, c² माने प्रकाश की चाल का वर्ग, और हमको ऊर्जा जूल में प्राप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻−19 से भाग, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻13 से भाग करेंगे और MeV में ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अगर द्रव्यमान क्षति हमको AMU में प्राप्त होती है तो हम उसको सीधे 931 से गुणा कर देंगे और हमको ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा जो है, बंधन ऊर्जा है, वो MeV में प्राप्त हो जाएगी। तो ये नाभिक की चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब अर्धचालक सेमीकंडक्टर की चर्चा करनी है। अगले सेशन में हम सेमीकंडक्टर की चर्चा करेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर सिलेबस को तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप नोट्स निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें, आपका एक शेयर बहुत बहुत